Assalamu alaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? Hope you guys are doing well. Welcome to Physics Verse. So today is the paper we are gonna solve, and that is October-November 2025 P119702. And let's move to the class. तो बेटा हमारे पास, as I told you, that the paper we are gonna solve is October-November 2025 P11 A levels and AS exam 1 hour 15 minute का पेपर है. Make sure you mark all the answers in the answer sheet. एंड 40 MCQs हैं, तमाम आंसर्स देने हैं आपने. 40 मार्क का पेपर है एंड दिस पेपर हैज 20 पेजेस. मेक श्योर कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो. ठीक है बेटा, चलो बेटा लेट्स मूव. तो हमारे पास पहला पेज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स एंड कुछ फॉर्मूला के ऊपर बेस हो रहा होता है, एंड दैट इज वेयर वी आर स्टार्टिंग आवर पेपर. ओके, वी आर स्टार्टिंग एट 1036. लेट मी राइट 1036. Okay, beta. Chalo. The table shows some physical quantities. Which row correctly identifies the quantities as scalar or vector? सही बेटा. तो एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर नहीं है, वेक्टर है. यानी ए और डी में से कोई, बी और डी में से कोई एक आंसर है. देन अगर हम बात करें चार्ज की, चार्ज बेटा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है. एंड वेवलेंथ हमारे पास ये भी स्केलर क्वांटिटी है. दैट इज हाउ डी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. नाउ टू क्वांटिटीज आर मेजर्ड. एल एंड टी गिवन है, एंड आपको इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर. व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी ऑफ x? तो बेटा x की पहले कैलकुलेटेड वैल्यू निकालो. 4 पाई की वैल्यू 3.142, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें. एल की वैल्यू है 6.8. ठीक है. अच्छा, वैसे सारे आंसर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही वैल्यू रखेंगे. ओवर टाइम की वैल्यू क्या है? 2.42 स्क्वायर. सही बेटा. एंड दैट इज हाउ हमारे पास क्या वर्किंग हो जाएगी. लेट्स सी. 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.8 डिवाइड बाय 2.42 का होल स्क्वायर. 45.85. तो x इक्वल टू 45.85, जो कि राउंड ऑफ होके दो सिग्निफिकेंट फिगर पे 46 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो हमने x की वैल्यू निकाल ली. इसका मतलब आंसर हमारे पास सी और डी में से कोई एक है. ठीक है बेटा. अच्छा जी, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिकमेंडेड होते हैं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू ये देखी है. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी. तो इक्वेशन क्या बनेगी? अनसर्टेनिटी इन x ओवर x बराबर है प्लस माइनस 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन l ओवर l प्लस अनसर्टेनिटी इन t ओवर t. और मैंने आपको बताया था जब भी पावर होती है तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. वी वांट दिस. सही है बेटा. तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगा एंड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. लेट्स पुट द वैल्यू. अनसर्टेनिटी इन x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लेंथ क्या है? 0.1. एक्चुअल लेंथ क्या है? 6.8. डोंट वरी अबाउट द यूनिट्स, क्योंकि यूनिट ऊपर नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ट्वाइस ऑफ 0.08 टाइम की अनसर्टेनिटी है एंड 2.42 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45.85. ठीक है बेटा. तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास. 0.1 over 6.8 plus 2 multiplied by 0.08 over 2.42 multiplied by 45.85. 3.07. 3.70. एंड आई टोल्ड यू कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखते हैं. तो वन सिग्निफिकेंट फिगर पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4. इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या बन रहा है? डी. तो एक्चुअल वैल्यू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है बेटा. दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर. नाउ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ वॉट?
व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सही बेटा। तो पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे ही। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। बेटा फोर्स के यूनिट केजी एम एस माइनस टू होता है, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, टाइम के सेकंड। तो क्या हो जाएगा बेटा, केजी एम इंटू एम, एम स्क्वायर एस माइनस टू, और ये वाला एस ऊपर आ जाएगा तो एस माइनस वन, यानी केजी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। That means B is our correct answer. Diagram shows two forces of 6 Newton acting on the object. The angle between the line of action of two forces is 60 degrees. What is the magnitude of resultant? अब सबसे पहले पता है एक काम करो, आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। तो एक कंपोनेंट इसका हो गया हमारे पास ये वाला, एंड एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा 6 कॉस 60 और ये हो जाएगा 6 साइन 60। ठीक है बेटा। अच्छा 6 कॉस 60 किसके बराबर होगा, इसको भी हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस 60 हमारे पास होता है आई थिंक 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, यस इट इज 0.5, तो ये 3 न्यूटन हो गया। एंड साइन 60 होता है 0.866 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो रहा है 5.196 न्यूटन। अच्छा अब देखें हमारे पास ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर मैं एक वेक्टर बना लूंगा विच विल बी 3 प्लस 6 यानी 9 न्यूटन। ठीक है बेटा, और एक ये वाला जो वेक्टर है मेरे पास, जो कि मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक वर्टिकल वेक्टर हो गया विच इज दिस। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू टिप टू टेल रूल 5.196 न्यूटन। तो इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज दिस। अब बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 5.196 का होल स्क्वायर। 10.39। ठीक है बेटा, जो कि हमारे पास आंसर बन जाएगा 10 दैट इज 4। तो ये हमारे पास आंसर बिल्डअप हो गया 4C। मूव अहेड। अब हमारे पास बात हो रही है, अच्छा इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये ओवरटेकिंग वाले सवाल कहलाते हैं। तो कह रहे हैं ट्रेन गुड passes through a station at constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक गुड्स ट्रेन है जो मतलब मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। ठीक है बेटा, इसके अंदर मैं गुड्स ट्रेन लिख रहा हूँ कि ये जी रिप्रेजेंट्स गुड्स ट्रेन। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज एट रेस्ट। एक्सप्रेस ट्रेन हमारे पास बता रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, द एक्सप्रेस ट्रेन लीव द स्टेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms माइनस टू। सही है बेटा। जस्ट एज द गुड्स ट्रेन passes गोज पास्ट, मतलब सिनेरियो ये है कि गुड्स ट्रेन मूव करते हुए आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई है। जैसे ही गुड्स ट्रेन मूव करते हुए हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन के पास पहुंची है, तो उसी वक्त एक्सप्रेस ट्रेन मूव होना शुरू होती है। यानी सिनेरियो क्या था बेटा, इनिशियली हमारे पास सिनेरियो था ये। ठीक है, ये सिनेरियो था, लेकिन एक वक्त आया जब हमारे पास गुड्स ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए एक्सप्रेस ट्रेन के करीब आई, तो एक्सप्रेस ट्रेन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव होना शुरू होती है। अब बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम अपनी मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं, बोथ द ट्रेन मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, एट विच टाइम टी डज द एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक द गुड्स ट्रेन। तो बेटा क्या होगा हमारे पास, किस टाइम पर आकर हमारे पास, अच्छा क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुई है तो गुड्स ट्रेन आगे निकल जाएगी। किस तरह बेटा, ये देखें,
गुड्स ट्रेन तो पहले ही से मूव कर रही थी, वो आगे निकल जाएगी। और एक वक्त आएगा हमारे पास, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर देगी। अब ओवरटेक का मतलब ये नहीं है कि आप आगे निकल के कट मार के निकल गए, पाकिस्तानी ओवरटेकिंग की बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल ओवरटेकिंग है। दैट इफ द कार इज मूविंग दिस वे, आप उसके बिल्कुल बराबर बराबर आ जाओ, दैट्स व्हाट यू मेंट बाय ओवरटेकिंग। तो बेटा अगर मैं इस डिस्टेंस को कंपेयर करूं यहां से यहां तक का, तो since when the both trains were in front of each other, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग तक जितना डिस्टेंस हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन ने कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस हमारे पास गुड्स ट्रेन ने कवर किया है। एंड दैट विल बी द सिनेरियो विच हेल्प अस टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो मैं आपको फिर बता दूं, हमेशा ओवरटेकिंग वाले सवाल में सिंस द टू ऑब्जेक्ट्स और टू ट्रेन्स अलाइन, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, वहां से लेकर एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। सही बेटा, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। अच्छा जी, हमारे पास गुड्स ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय गुड्स ट्रेन विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 10t। स्पीड 10 थी ना, हाँ। सिमिलरली जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो बेटा u तो जीरो हो जाएगा, यानी हाफ at स्क्वायर बचेगा बस। ठीक है बेटा, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a एंड दैट इज हाफ a की वैल्यू 0.5 है t स्क्वायर, यानी एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस हो गया 0.25 t स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो हमने क्या किया बेटा, 10t को 0.25 टी स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, तो t से t कटेगा। ठीक है बेटा, एंड हेंस हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइड बाय 0.25, तो बेटा t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 सेकेंड, नहीं 40 सेकेंड। ठीक है, तो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, तो 5 का आंसर हमारे पास आ रहा है डी, दैट इज हाउ। इसकी पूरी वर्किंग हमने की है, एंड आई गेस ये सवाल हम लोगों ने रेगुलर क्लास में भी किया है। एग्जैक्टली ये नहीं किया होगा तो फिर ओवरटेकिंग वाला सिनेरियो तो हमने डिस्कस किया था। चलें आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज हेल्ड above the ground and released. It falls to the ground and bounces several times. The graph shows the variation of time t of the velocity v of the ball. सही है बेटा, तो ये वाला फॉलिंग वाला ग्राफ है। ठीक है बेटा, ये वाला हमारे पास रिबाउंडिंग वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये फॉलिंग वाला पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये रिबाउंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ओके, 4 points on the graph are labeled p q r s। ठीक है, which statement is not correct? सही है बेटा, देखते हैं। एरिया अंडर द पी क्यू, यानी इसकी बात कर रहा है, एरिया अंडर द पी क्यू रिप्रेजेंट्स इनिशियल हाइट। एरिया अंडर द पी क्यू रिप्रेजेंट इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल, रिप्रेजेंट, सही बात कह रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने यहाँ से ड्रॉप किया है, नीचे आ रही है और ग्राउंड से टकरा रही है, तो एरिया अंडर द पी क्यू आपके पास जो ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। द कोलिजन बिटवीन द बॉल द ग्राउंड इज इन इलास्टिक, साफ दिखाई दे रहा है। इन इलास्टिक क्यों कह रहा हूं बेटा, आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड स्पीड ऑफ रिबाउंड इज नॉट सेम, इसका मतलब सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, सम काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। सही बात है। ग्रेडियंट ऑफ द आर एस रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, हाँ बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। सही बात है। वी आर लुकिंग फॉर द आंसर विच इज नॉट करेक्ट। द मैक्सिमम अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीच्ड एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी पे तो आप साफ देख रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉइंट पी पे वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 0, तो दैट इज इनकरेक्ट, ये मैक्सिमम नहीं है, ये 0 वेलोसिटी है, तो डी हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7। a project an object is projected horizontally. The object falls by a distance y
and travels horizontal distance x before landing on the ground. अच्छा बेटा, तो एक काम करते हैं, हम इसकी वर्किंग लिख के चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, x1 बराबर हो जाएगा u x, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स t1। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के हिसाब से। तो वाई एक्सिस के हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन हो रही है, तो आप ये सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे बेटा अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस था बेटा, इसकी भी हेडिंग डाल देता हूँ। तो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, तो ऑब्जेक्ट का बेटा वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगा, ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली मूव किया गया है तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यू वाई यहाँ पे जीरो होगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इक्वेशन को कैसे चेंज करूंगा मैं, एस की जगह कर दूंगा क्या, तो उसने डिस्टेंस वाई बोला है, वाई इक्वल टू यू जीरो है, टी प्लस हाफ ए की जगह एक्सलेशन ऑफ फ्री फॉल हो जाएगा, दैट इज जी लिख देंगे इसे, और ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर, यानी वाई हो जाएगा हमारे पास हाफ जी टी वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं T1 की अगर वैल्यू निकालूं, तो T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y अपॉन जी, यानी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दो, तो बेटा T1 की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2y अपॉन जी। ठीक है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 2y अपॉन जी। अब आगे का सवाल स्टडी करते हैं। Now, second object is projected horizontally with same initial velocity, सही है बेटा, and falls vertical distance of 4y before landing the ground. Assuming air resistance is negligible, what is the horizontal distance of the second object? तो बेटा अब यही काम हम सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्ट को सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है अलोंग एक्स एक्सिस, बट ये अब 4y, यानी अगर पहले आपने फर्स्ट फ्लोर से बॉल को फेंका था, अब आप फोर्थ फ्लोर से बॉल को फेंक रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, वापस इसकी डिस्कशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। हम क्या कहेंगे बेटा, अलोंग एक्स एक्स हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा यू एक्स टी टू। ठीक है बेटा, सेम वेलोसिटी है तो मैंने यू एक्स को यू एक्स ही रखा, वन टू कुछ नहीं लगाया, सही है। देन अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, तो अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अलोंग वाई एक्सिस अगेन यहाँ पे बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो होगी। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एस की जगह कर दिया 4y। ठीक है, एंड यू जीरो हो जाएगा इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह जी की वैल्यू एंड टी टू स्क्वायर, यानी 4y बराबर हो जाएगा हाफ जी टी टू स्क्वायर। तो टी टू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, टू फोर जार 8y अपॉन जी। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ रूट लगा दोगे। ठीक है, अच्छा एक काम अगर हम करें, काम आसान हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूं, इसको मैं इस तरह लिखूं कि 4 को अलग रखा, ठीक है, 2y अपॉन जी किया इक्वल्स टू टी टू स्क्वायर। तो टी टू स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टी टू हो जाएगा हमारे पास टू, 4 का रूट 2, और ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं ना, 2y अपॉन जी, ये देख रहे हो, अंडर रूट 2y अपॉन जी। ठीक है, तो बेटा
अंडर रूट 2y अपॉन जी की जगह मैं पूरा का पूरा क्या पुट कर दूंगा, अंडर रूट 2y अपॉन जी T1 के बराबर। ठीक है, तो 4 का रूट 2 हो गया और अंडर रूट 2y ओवर जी किसके बराबर हो गया, T1 के बराबर हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, ट्वाइस द टाइम इट रिक्वायर्ड इनिशियली। ठीक है बेटा, ना मुझे T2 पता चल गया, तो बेटा अगर मुझे T2 पता चल गया तो ये T2 उठा के मैं किधर पुट करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है बट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट करूंगा। ना बेटा अब क्या होगा, x2 बराबर हो जाएगा ux और T2 की जगह 2T1 आ जाएगा, तो x2 ऐसे ही रखा, 2 ऐसे ही रखा, ux इंटू T1 कर दिया। बेटा अब जरा गौर से देखो, हमारे पास ux T1 किसके बराबर है, x1 के। ठीक है, तो हमने बोला x2 बराबर हो गया 2x1, दैट इज द फाइनल थिंग विच वी रिक्वायर। उसने मुझसे क्या पूछा था, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डज द सेकंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट पहले के मुकाबले में डबल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, दैट मींस आंसर इज बी। ठीक है बेटा, तो साफ तरीकेकार से हमने किया है, पहले हमने ये वर्किंग की, फिर हमने ये वर्किंग की, फिर हमने ये वर्किंग की, तो क्लियर तरीके से हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हाउ द वर्किंग हैज़ बीन डन, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पेपर। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी। सही है बेटा, which diagram shows the forces acting on the sphere when the velocity corresponding to point P। बेटा point P देखो हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है एज ग्रेडियंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब होगी, जब ओपोजिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है बेटा, वेट इज लेस देन एयर रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तब होगा हमारे पास ये सिनेरियो। तो जरा ग्राफ देखते हैं बेटा, यहाँ पे तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन ऑपोजिट है। सही बेटा, नीचे देखें सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बेटा हमारे पास एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम है, वेट ज़्यादा है, तो बेटा ये तो एक्सेलरेट करनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड यहाँ पे देखें एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वेट कम है, तो ये क्या करेगा बेटा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। सही बेटा, तो हमारे पास सिनेरियो बन के आ रहा है डी। ठीक है, व्हाट वी वर लुकिंग एट, एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन वेट, ओनली डी इज satisfying this scenario. In which situation the total linear momentum is always conserved? तो बेटा टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन है, आइसोलेटेड कंडीशन होना चाहिए, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटा, इन कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, नॉट नेसेसरी, इन कोलिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मूविंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, कंडीशन टू दो, इन कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। यस, तो हमारे पास आंसर कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो विच इज बेसिकली सी। ठीक है बेटा, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, आई गेस यहाँ पे हमसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये वाला डी तो डिसेलरेशन पे लेके जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो बेटा यहाँ पे आंसर हमारे पास ना सी होना चाहिए। हमें ढूंढना है वेट ज्यादा है एयर रेजिस्टेंस से, बट एयर रेजिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, तो ये सी आंसर होना चाहिए। सॉरी, एक मरतबा फिर बता देता हूँ बेटा मैं आपको, मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर, ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ स्फीयर वेलोसिटी। सही है,
कह रहे हैं पॉइंट पी पे हमारे पास देखो ग्रेडियंट नॉन यूनिफॉर्म है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है बट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास वेट ज्यादा होगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस के मुकाबले में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। डी तो हमें डिसेलरेशन शो कर रहा है, इसमें तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई वेट के मुकाबले में। ठीक है, तो ग्राफ तो फिर नीचे जाना चाहिए था डिसेलरेशन के सिनेरियो में, ग्राफ अभी भी ऊपर ही जा रहा है। दैट इज वाई डी इज नॉट करेक्ट, सॉरी। अच्छा जी, तो हमें कंडीशन मिल गई यहाँ पे बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वाली, तो ये हमने फुलफिल कर दी। एंड विच सिचुएशन द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो मैंने आपको बताया टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, कब? जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे की क्या सिनेरियो है। बेटा हमसे बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, moving with velocity 9 meter per second, has head-on elastic collision with a stationary object of mass 2m. After collision, both objects are moving. ठीक है बेटा, no external force is applied. ठीक है बेटा, what is the velocity of the mass 2m after collision? अच्छा जी, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सही बेटा, तो बेटा पहले ऑब्जेक्ट के मास को मैं m1 कह रहा हूँ, वेलोसिटी को u1 कह रहा हूँ बिफोर कोलिजन। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो u2 जीरो है, और ये हो गया m2। तो बेटा m टाइम्स 9 प्लस 2m टाइम्स 0 इक्वल्स टू m टाइम्स v1 प्लस 2m टाइम्स v2। तो बेटा ये 9m बराबर हो जाएगा, m कॉमन निकाल लो, v1 प्लस 2v2। तो बेटा m से m कट जाएगा, यानी हमारे पास 9 बराबर हो गया v1 प्लस 2v2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंस इसने मुझे बोला है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, तो इलास्टिक कोलिजन से हम एक assumption पर पहुंचते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी u1 माइनस u2 बराबर होगा v2 माइनस v1। ठीक है बेटा, तो u1 माइनस u2 बराबर है v2 माइनस v1। u1 था 9, u2 था 0, v2 हमें नहीं पता, v1 हमें नहीं पता, तो 9 बराबर हो गया v2 माइनस v1। अब बेटा देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ये हमारे पास स्टेप 1 था, ये हमारे पास स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 आ रहा है। सही बेटा, अगर मैंने सॉल्व करता हूँ 9 इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2, v1 वालों को एक साथ कर दिया। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या होगा बेटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 9 प्लस 9 18, और 2v2 प्लस v2 3v2। सही है बेटा, तो 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू v2, यानी v2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास बेटा, 6.0 ms माइनस 1। ठीक है, and that is how we got our answer D। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों में हम लोगों ने इसको डिवाइड करके तरीके से डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शोज हाउ मोमेंटम ऑफ मोटरसाइकिल चेंजेस विद टाइम t1। सही है बेटा, कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिल। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, 5000 माइनस 0, टाइम क्या है 10, यानी 5000 डिवाइडेड बाय 10, यानी 500 आंसर आएगा। ए 11 ए। Rocket has weight W and initial acceleration A as the rocket leaves the ground. The acceleration of free fall is G. Which expression gives the initial upward force exerted on the rocket due to engine? ये कौन सा टाइम है लाइब्रेरी प्रिपेयर करने का? गुड नोट्स।
ये कौन सा टाइम है? ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। वेयर वाज द पेपर? ये था आई गेस। यस, सही बेटा। तो जरा डायग्राम बनाते हैं इसकी। बेटा ये हमारे पास रॉकेट है, सुभान अल्लाह। तो ये हमारे पास है रॉकेट, ठीक है। एंड रॉकेट हमारे पास कह रहे हैं रॉकेट का वेट है डब्ल्यू, तो वेट है डब्ल्यू, ठीक है। हैड इनिशियल एक्सेलरेशन ए, तो इनिशियल एक्सेलरेशन है ए एज द रॉकेट लीव द ग्राउंड वर्टिकली। सही है बेटा। अच्छा, किस फोर्स से जा रहा है ऊपर, उसको मैं एफ का नाम दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी। आगे क्या बोल रहे हैं, विच एक्सप्रेशन गिव्स द इनिशियल अपवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट ड्यू टू इंजन। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, सिग्मा एफ इक्वल टू, ऊपर जा रहा है ना, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, ठीक है बेटा। तो एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ प्लस डब्ल्यू। सिग्मा एफ किसके बराबर होता है बेटा, एम ए प्लस डब्ल्यू। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक सिनेरियो फॉलो करूँ, वो ये डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो एम हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन जी। तो अगर मैं एम की जगह डब्ल्यू अपॉन जी कर दूं, ए ऐसे ही रहे प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास अपवर्ड फोर्स की एक्सप्रेशन बन रही है। एंड इस एक्सप्रेशन की बिना पर हमारा आंसर है ए, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन जी टाइम्स ए प्लस डब्ल्यू। तो 12 ए इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिफॉर्म रॉड of weight 28 Newton is supported at one end by force F. The rod is in equilibrium and it is attached to the frictionless hinge at end X. What is the magnitude of F? अच्छा जी, तो सिंपल, हमारे पास इक्विलिब्रियम में तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का, ठीक है बेटा। अब आपके पास यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं, या तो आप इसका कंपोनेंट इस्तेमाल करें या फिर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ठीक है बेटा। तो मैं कंपोनेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। तो बेटा अगर मैं 28 को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करवाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा समहाउ, या एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो आ रहा है वो, एक मिनट रुकिएगा, क्रॉस चेक, या ठीक है। तो ये हमारे पास 40 डिग्री बन जाएगा। तो बेटा अगर ये हमारे पास 40 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा 28 cos 40, और ये हो जाएगा 28 sin 40। अब 28 sin 40 तो कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉइंट एक्स पिवट पे लग रहा है, जहाँ पे हिंज मौजूद है। सही बेटा। तो इसका मतलब अबाउट द पिवट ये करवाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही बेटा। तो इस क्लॉकवाइज मोमेंट का अगर मैं बात करूं कि बेटा हमारे पास इस पूरे की लेंथ है एल, ठीक है, पूरे की लेंथ है एल। तो जिस पॉइंट पर ये लग रहा है मिड पॉइंट पर लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास L/2, ठीक है बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, 28 cos 40 फोर्स हो गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L/2, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, F इंटू एल। तो बेटा एल से एल कटेगा, तो हमारे पास F क्या आ जाएगा बेटा, 28 cos 40 सॉल्व करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाई cos 40 और डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर बेटा बनकर आ रहा है, क्या चीज़, 10.72 न्यूटन।
सही बेटा। तो 10.72 न्यूटन हमारे पास बनकर आ रहा है, ऑलमोस्ट 11 न्यूटन इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास आ रहा है बी। 14, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, कपल लग रही हैं बेटा, एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जी कपल है। The forces act on the rod at a distance d from the pivot. What is the torque of couple? तो बेटा टॉर्क ऑफ कपल में हम क्या करते हैं, सिंगल फोर्स की वैल्यू उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दिस इज कपल आर्म। कपल आर्म क्या है बेटा, 2d, यानी हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल आना चाहिए 2 टाइम्स एफ इंटू डी। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स एफ इंटू डी सी आंसर है। मैन वेज 600 न्यूटन। ठीक है बेटा, बंदे का वजन हमें बताया हुआ है 600 न्यूटन, स्टैंड्स ऑन बोथ फीट ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द वेट ऑफ द मैन? अच्छा बेटा, रीजनेबल एस्टिमेट में अगर मैं एरिया, रीजनेबल एस्टिमेट में अगर मैं एरिया ऑफ फुट ऑफ एवरेज मैन बताऊं, तो बेटा ये होता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रीजनेबल एस्टिमेट्स आपको याद करने होता है, या फिर आप इसको लिख दें 0.06 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करके। ठीक है बेटा, तो बात एक ही है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखो क्या बताया हुआ है, ही इज आस्किंग अबाउट वेट, सॉरी प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स दी हुई है वेट 600 और एरिया अगर मैं कंसीडर करूं 0.06 ऐसा यूनिट्स में, तो क्या होगा बेटा, 600 डिवाइड बाय 0.06, तो बेटा आ रहा है हमारे पास 10,000 पैस्कल, यानी 10,000 हमारे पास होता है 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट के बारे में बात हो रही है। of wood is partially submerged in water is shown. Where do the symbol rho and v represent? मैंने आपको बताया था rho is the density of liquid, तो rho हमारे पास क्या है, density of liquid, and जो वॉल्यूम है, जितना आपका मटेरियल पानी के अंदर सबमर्ज हुआ है उतने पार्ट की वॉल्यूम होती है v। सही बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ होल ब्लॉक नहीं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यस, तो आंसर है बेटा बी। An object of mass 100 gram falls vertically at a distance of 10 meter. What is the change in gravitational potential energy? You sure? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमसे निकालने का बोला जा रहा है, तो देखते हैं बेटा। जीपी होता है हमारे पास एम जी एच, मैथ को बेटा कन्वर्ट कर लो, पॉइंट 100 डिवाइड बाय 1000 होगा बेसिकली, तो ये कितना 0.1 kg हो जाएगा। 0.1, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, एच एच है हमारे पास 10, 0.1 9.81 10, तो 9.81 जूल्स, जो कि लगभग 10 जूल्स के बराबर होगा, तो बी आंसर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। बंजी जंपर jumps from a platform is decelerated by an elastic bungee cord. Okay. When the jumper makes the jump, the initial gravitational potential energy relative to the ground is converted into kinetic energy and elastic potential energy. सही है बेटा, कह रहे हैं which part of the jump all three types of energy are non-zero. सही है बेटा, देखते हैं। On the platform before the jump, बेटा on the platform before the jump हमारे पास सिंस ये मूव नहीं कर रहा है तो ई के तो जीरो था, ठीक है, ईपी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी भी जीरो थी, क्योंकि अभी बंजी रोप जो है वो स्ट्रेच ही नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं थी, क्योंकि वो हाइट पे खड़ा हुआ था। बोला तीनों नॉन जीरो चाहिए, दैट मीन्स ए रॉन्ग है। ठीक है बेटा, ऑन द वे डाउन बिफोर द कॉर्ड हैज स्टार्टेड टू एक्सटेंड, तो बेटा ई के हमारे पास जीरो नहीं थी, क्योंकि वो मूव करता हुआ नीचे जा रहा है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जीरो नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचा है ग्राउंड पे। एंड हमारे पास क्योंकि बंजी हैज नॉट स्टार्टेड टू एक्सटेंड, तो हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जीरो थी। ठीक है, वो एक्सटेंड होना भी शुरू हो ही नहीं है। सही बेटा, तो ये भी गलत हो गया। ऑन द वे डाउन एज ही डिसेलरेट्स, डिसेलरेशन कब होगी बेटा? जब बंजी खिंच चुकी होगी। तो बेटा बंजी अगर हमारे पास खिंच चुकी है तो बेटा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, दूसरा हमसे क्या पूछा गया है? एज ही डिसेलरेट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगी। एंड डिसेलरेट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया होगा। काइनेटिक एनर्जी डिसेलरेट हो रहा है, रुका नहीं है, रेस्ट में नहीं आया है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। सही है, तो इसका मतलब उसने बोला है तमाम वैल्यूज नॉन जीरो हो, तो सी हमारा आंसर बन रहा है। एट द बॉटम ऑफ द जंप वेयर ही इज स्टेशनरी, तो बेटा वेयर ही इज स्टेशनरी, तो बेटा हमारे पास क्लियरली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, उसने सारी नॉन जीरो मांगी है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन पर नहीं पहुंचा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और बंजी रोप तो खिंची हुई है। सही है, तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी भी हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगी। इसका मतलब सी आंसर सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेल बोट इज पुश्ड बाय विंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, the force of the wind and the velocity of the sailboat are in same direction। सही है बेटा। Which additional information is required to determine work done per unit time? बेटा work done per unit time is basically power। सही है, तो पावर निकालना चाह रहे हैं हम लोग, एंड पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F इंटू वी। तो हमारे पास पावर हमें निकालनी है, हमें स्पीड पता है, फोर्स हमें नहीं पता। तो विच एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें क्या चाहिए बेटा? फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड। ठीक है, फोर्स चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, लेंथ L of the spring is increased by the tensile force F to the other end। Graph shows the variation of F and L। What is the elastic potential energy of the spring? बेटा when F is 6 न्यूटन, बेटा ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है बेटा, तो एनर्जी होती है हाफ एफ, हाफ ऐसे ही रखा, एफ की वैल्यू 6 रखी, और एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 8। ठीक है, एंड दैट टू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यानी हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0.564 एक्सपोनेंट माइनस 2, 0.12 जूल्स। ए। ठीक है बेटा, नाउ वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 2 मीटर हैज स्ट्रेस दिस, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है। ठीक है, द न्यू लेंथ ऑफ द वायर इज दिस, तो बेटा इन दोनों की मदद से मैं एक्सटेंशन निकाल सकता हूँ, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी 2.1 माइनस 2.0.1 मीटर एक्सटेंशन है। सही बेटा, वायर ओबेज हुक्स लॉ। व्हाट इज द यंग मॉडुलस? बेटा पहले साइड में आप एक्सट्रेन निकालो, एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटा, एक्सटेंशन है 0.1, ओरिजिनल लेंथ है 2, 0.1 डिवाइड बाय 2, 0.05 मीटर। अब बेटा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट 5 और स्ट्रेन आया 0.05। बेटा आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। का मतलब डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगेन दिस वाज स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2, एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। चलो, व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ स्ट्रेस? बड़ा स्ट्रेस का वो यूनिट होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, तो स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी के जी एम एस माइनस 2 अपॉन एम स्क्वायर, यानी के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2।
बी। Diagram shows force extension graph of a rubber band. As the band extended, the stretching force decreases to zero. बेटा अब देखो हमारे पास ये लोडिंग का ग्राफ है, ठीक है, और ये अनलोडिंग का ग्राफ है। तो देखो एक्सटेंशन जीरो पे आ रहा है ना, यानी ये इलास्टिक रीजन में है, प्लास्टिक रीजन में नहीं गया है। ठीक है बेटा, विथ व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द ग्राफ, रबर बैंड डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ। नहीं बेटा, एज आई टोल्ड यू, ये इलास्टिक रीजन में है, जीरो एक्सटेंशन पे वापस आ रहा है अनलोडिंग पे। रबर बैंड ओबेस हुक्स लॉ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा। सही बेटा। रबर बैंड रिमेन्स इलास्टिक फॉर द एक्सटेंशन शोन। यस, जहां से चला है ऑन लोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग वो उसी जीरो एक्सटेंशन पर आ रहा है, तो इलास्टिक रीजन में है। ठीक है बेटा। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट द वर्क डन। बेटा शेडेड एरिया तो हमारे पास एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी आंसर है हमारे पास। Which row is correct for sound wave? Sound wave can travel in vacuum? No बेटा। Sound wave cannot be polarized? No बेटा। हमारे पास longitudinal waves polarized नहीं होती हैं। And sound wave can diffract? Yes it can. तो आंसर is A. Diagram shows source emits progressive sound in the horizontal direction. The wave travels away the source in the direction towards right. The graph shows the variation of the displacement of the particle in their equilibrium position with distance from the source at particular instant time. The displacement to the right of the equilibrium position are shown positive. Okay बेटा, तो ये हमारे पास rightward displacement है और ये हमारे पास leftward displacement है। rightward positive है, leftward negative है। Point y या position y represent the displacement of a particle in the sound wave at a particular distance from the source at this instant. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे हो रही है, डिस्टेंस x एक्सिस पे कवर हो रहा है। अच्छा जी, which statement about the motion of this particle is correct? पार्टिकल y के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा एक बात देखो, पार्टिकल y किधर अप्रोच कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो पे, यानी पार्टिकल y यहाँ पर मीन पोजीशन को अप्रोच कर रहा है। और मीन पोजीशन पे साउंड, जैसे अगर मैं साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लुक एट द पोजीशन ऑफ माय हैंड, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। सेंटर में अगर सोर्स है तो वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन यू बिल्डअप करवा रही है। तो बेटा जब पार्टिकल वाई के बारे में बात कर रहे हो, बिल्कुल सेंट्रल रीजन यानी जहां पे सोर्स मौजूद है वहां पर आ रहा है। ठीक है बेटा, जहां पे मीन पोजीशन बिल्डअप हो रही है। तो पढ़ते हैं अब। पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। जैसा मैंने बोला सेंटर में सोर्स है जिसकी वजह से कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बिल्डअप हो रहे हैं। तो बेटा जब वो सेंटर की तरफ आ रहा है, इट्स मूविंग नियर द सोर्स। ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो हमारा आंसर है बी। ओके बेटा, मैलस लॉ का सवाल आ गया। टू पोलराइजिंग फिल्टर्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर so that their planes are parallel. पहले initially plane parallel थे। First polarizing filter has its transmission axis at an angle of 50 degrees to the vertical. अच्छा जी, यानी हमारे पास पहला पोलराइजिंग फिल्टर 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल, यानी लाइट यहाँ से आ रही है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर है वो 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल चला गया। तो ये वर्टिकल हमारे पास ये है, ठीक है, तो वो क्या कर गया है बेटा, 50 डिग्रीज टू द वर्टिकल चला गया है लाइक दिस। ठीक है, तो ये 50 डिग्रीज पे आ रहा है। तो यहाँ से जो साउंड निकलेगी उस पर अगर मैं मैलस लॉ लगाऊं तो क्या होगा बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 50। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर हैज द ट्रांसमिशन एक्सिस 20 डिग्रीज टू द वर्टिकल। 20 degrees to the vertical, इसका मतलब द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस 30 डिग्री। ओके बेटा, दूसरा जो पोलराइजिंग फिल्टर है उसको बोल रहे हैं कि भाई वो 20 डिग्रीज टू द वर्टिकल है, दैट हमारे पास वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल आ रहा है अब वो क्या आ रहा है, 20 डिग्रीज का आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो हमारे पास सोर्स जाएगी
उसकी वैल्यू हमें देखनी है। ये IT फाइनल बोल रहा हूँ, ये किसके बराबर होगी, ये वाली जो इंटेंसिटी है टाइम्स कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 30 होगा, सॉरी, हाँ एंगल 30 है ना, सही है, कॉस स्क्वायर 30 होगा यहाँ पे, ठीक है, सही है। बोल रहा है अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ऑफ 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास वेव है ना वो 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर की है, यानी वी आर गिवन विद दिस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, 8 है, तो लेट्स कैलकुलेट ये क्या आ रहा है हमारे पास 8। अच्छा एक पहले से देख लें हम कॉस स्क्वायर 50 को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कॉस 50 की वैल्यू निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा, एंड इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3.3 आ रहा है बेटा। अब ये जो इंटेंसिटी है 3.30 ये सेकंड फिल्टर के लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। अगेन cos 30, जो आंसर आया उसका स्क्वायर निकाला, मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो आंसर आ रहा है 2.475, ठीक है बेटा, विच इज रफली इक्वल्स टू 2.5। तो 26 का हमारा आंसर आ गया बी, 2 मरतबा मैलस लॉ लगाए। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन स्विमिंग at the speed of 1.16 meters directly towards the stationary underwater microphone. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा। तो डॉल्फिन की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ सोर्स गिवन है हमें, डॉल्फिन एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, तो बेटा ये हमारे पास ओरिजिनल साउंड है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता है ये v है। बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन, आपको FO निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, FO इक्वल टू F, जब करीब आ रहा होता है V माइनस P, यानी F है हमारे पास 122, ये किलो में ही है, आंसर भी किलो में ही आएगा। V है 1480 अपॉन 1480 माइनस 16, लेट्स सॉल्व। 122 मल्टीप्लाई बाय 1480 अपॉन 1480 माइनस 16, मेरा आंसर आ रहा है 123.3 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब आंसर हमारे पास बन रहा है डी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या बात कर रहे हैं बेटा, कह रहे हैं स्टूडेंट कैरीज आउट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लेजर एमिटिंग रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डबल स्लिट। सही है बेटा। द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है बेटा, visible on screen at a distance of 2.4 meters from the slit। सही है बेटा। The distance between the 5 bright fringes is measured 34 millimeter। तो बेटा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फ्रिंजेस है, ठीक है बेटा। तो जरा यहाँ पे फ्रिंज सेपरेशन कितनी आ रही है देखो, x x x x, यानी 4x हमारे पास है 34 मिलीमीटर। बेटा x क्या हो जाएगा, 34 डिवाइड बाय 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34 डिवाइड बाय 4, इट्स 8.5 मिलीमीटर, ठीक है बेटा, जो कि हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा d भी हमें गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है, तो बोल रहा है स्लिट सेपरेशन क्या है, d की वैल्यू निकालने का, सॉरी a की वैल्यू निकालने का बोल रहा है। तो x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए होता है, तो ए हो जाएगा लैम्डा डी ओवर एक्स। लैम्डा है 680 नैनो, डी की वैल्यू है 2.4 एंड एक्स है हमारे पास 8.5 एक्सपोनेंट माइनस
680 exponent minus 9 multiplied by 2.4 divided by 8.5 exponent minus 3. It's 1.9 into 10 raised to the power minus 4 मीटर. सही बेटा. तो हमारा आंसर आ रहा है सी. 1.192 एक्सपोनेंट माइनस 4 या 192 एक्सपोनेंट माइनस 6 बात एक ही है. ठीक है बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. द डायग्राम शोज हाउ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम. स्टेशनरी वेव की बात हो रही है बेटा. टू पार्टिकल्स पी क्यू बेटा ये साथ मूव करेंगे. ठीक है बेटा. क्योंकि इनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो होगा. Which statement about the vibration of P and Q is correct? They have different frequencies. नहीं बेटा सेम फ्रीक्वेंसी होंगी इनके बेटा. सेम फ्रीक्वेंसी होंगी. गलत है बेटा. They have same amplitude. नहीं अलग अलग पॉइंट हैं. ठीक है बेटा. तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं. दे हैव डिफरेंट पीरियड. नो दे आर ऑलवेज इन फेज. जैसा मैंने बोला दोनों एक साथ मूव करेंगे क्योंकि बोथ आर इन फेज. स्टेशनरी फेज में ये होता है. हाँ अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होता तो दे वुड बी आउट ऑफ फेज. या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट होता स्टिल दे वुड बी आउट ऑफ फेज. 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता. ग्रीन laser light passes through a diffraction grating and forms the diffraction pattern. The diffraction grating has 4000 lines per 400 lines per millimeter. अच्छा जी. तो 400 लाइन्स पर मिलीमीटर है तो ये 1/d है हमारे पास. ठीक है बेटा. तो 1/d हमारे पास क्या है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर. ठीक है बेटा. तो पर मिलीमीटर है ना. लाइन्स पर मिलीमीटर. तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय एक्स में माइनस 3 कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा बेटा. ये हो जाएगा 400,000 लाइन्स पर मीटर. तो पहले मैंने मिलीमीटर से मीटर को डील कर लिया. अब मैं डी निकालता हूँ. डी हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 400,000. तो 1 डिवाइड बाय 400,000 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6. ठीक है बेटा. अब हमसे क्या बोल रहे हैं. वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर. सही है बेटा. हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमम प्रोड्यूस क्या होगा. याद है मैंने आपको हाईएस्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए क्या कहानी बताई थी बेटा. हाईएस्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था एन लैम्डा बराबर होता है डी साइन थीटा. ठीक है. तो अगर मैं n इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा कर दूं तो बेटा d और लैम्डा तो कांस्टेंट है. साइन थीटा और इसका रिलेशन जो है ना हमारे पास डायरेक्ट है. तो इफ आई वांट n टू बी मैक्स तो डी साइन थीटा का फंक्शन हमारे पास मैक्स होना चाहिए जो कि 1 के बराबर होगा. ठीक है बेटा. और डी साइन थीटा का फंक्शन 1 के बराबर कब होता है. जब थीटा 90 डिग्री होता है. ठीक है. ये कंडीशन है हमारे पास. यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी. इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एन मैक्स हो जाएगा. डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6. और लैम्डा क्या है बेटा हमारे पास 550 नैनो. देखते हैं बेटा. 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइड बाय 550 एक्सपोनेंट माइनस 9. बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 4.54. ठीक है बेटा. एंड 4.54 4 पे जाएगा. ठीक है बेटा. 4 ऑर्डर बन रहे हैं. ऐसा नहीं है इसको राउंड ऑफ करके हम 5 ऑर्डर पे ले जाएं. 4 ऑर्डर बन रहे हैं हमारे पास. मिनिमम एज पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 बन रहे हैं हमारे पास. तो 30 ये हमारे पास हो गया. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. There's a potential difference V across the resistor R in the current I. Which equation gives the power? बेटा पावर के सारे फॉर्मूला लिख लेता हूँ. पावर हमारे पास किस किस के बराबर होती है. पावर आई वी के बराबर होती है. आई स्क्वायर आर के बराबर होती है. वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होती है. तो बेटा ठीक है. डी आंसर मिल रहा है हमारे पास. ये वाला फुलफिल हुआ है हमारा. तो 31 डी.
और इज द पॉसिबल चार्ज? बेटा पॉसिबल चार्ज जो भी हो हम एलिमेंट्री चार्ज की मुद्दा पर देखते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको 1.6 एक्स माइनस 19 से डिवाइड कर रहा हूँ मेरे पास होल नंबर आना चाहिए। ठीक है बेटा 6.4 एक्सपोनेंट -20 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कौन है बेटा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज हमारे पास होता है 1.6 एक्स पर माइनस 19 कूलम विच इज एलिमेंट्री चार्ज। तो ये तो -20 पे जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा जी इसको डिवाइड करवा के देखो तो 4 डिवाइड बाय 1.6 बेटा आंसर आ रहा है 2.5। होल नंबर चाहिए बेटा हमें। इसको डिवाइड करवा के देखो 1.12 एक्स पर माइनस 18 डिवाइड बाय 1.6 एक्स पर माइनस 19 ये 7 आ रहा है। दैट इज पॉसिबल। ठीक है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 18 डिवाइड बाय 1.6 एक्स माइनस 19 बेटा ये भी किस में आ रहा है बेटा हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? सी। होल नंबर में हमारे पास मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स का ये चार्ज है। ठीक है 56.93 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है बेटा दैट इज आवर सी इज करेक्ट आंसर। या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। The graph shows possible current voltage graph for filament and semiconductor diode. बेटा फिलामेंट लैम्प में क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है वोल्टेज बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है करंट कम होता है। यहाँ पे करंट बढ़ रहा है ये फिलामेंट नहीं है और बाकी तो है ही नहीं इसका मतलब ये फिलामेंट है। तो पी इज फिलामेंट। सही है बेटा। एंड सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास कौन है बेटा? सेमीकंडक्टर डायोड के डोमेन में हमारे पास आर आ रहा है क्योंकि आर का शेप सेमीकंडक्टर डायोड के ग्राफ को मैच कर रहा है। तो ये आंसर है। सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ हमने कैसा पढ़ा था? ऐसा होता है। ठीक है तो ये वाला पार्ट यूं सीधा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 34. Diagram shows a circuit containing battery and cells of negligible internal resistance. Some values of EMF and resistance are shown. One resistor is labeled P. What is the resistance of P? अच्छा जी अब एक वर्किंग देखें हमारे पास बेटा। ये करंट हमें गिवन है कितना? 3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये करंट यहाँ पे भी क्या होगा? 3 एम्पियर। सिमिलरली ये करंट देखो ये है 2 एम्पियर का मतलब ये करंट यहाँ पे भी क्या होगा? 2 एम्पियर। तो अगर मैं केसीएल लगाऊं तो केसीएल में क्या होगा? द सम ऑफ एंड ऑल करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल करंट लीविंग द नोड। तो नीचे क्या जा रहा है बेटा? 5 एम्पियर। सही है बेटा। अब हमसे बात हो रही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पी। तो रेजिस्टेंस पी की क्या वैल्यू है बेटा? अगर मैं सर्किट में करंट यूं लेके चलता हूँ और मैं लगाता हूँ यहाँ पर केवीएल। तो केवीएल क्या बोलता है? द सम ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू द टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप। तो बेटा हमारे पास ईएमएफ कितनी है? एक ईएमएफ सोर्स ये है एक ईएमएफ सोर्स ये है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये ईएमएफ सोर्स हमारे पास क्या है बेटा? 9 वोल्ट्स। अच्छा एक चीज नोट करो इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो जब ईएमएफ सोर्सेज के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं या एक जैसे नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड हों तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा ईएमएफ सोर्सेज को ऐड होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव होता यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बेटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होता तो मैं इनको ऐड करता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है तो मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा। 9 - 1 इक्वल्स टू अब दो ही रजिस्टर है हमारे पास सर्किट में एक ये वाला है एक ये वाला है। ठीक है बेटा। तो इसके मुताबिक हम क्या काम करेंगे? आ, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 और इसकी रेजिस्टेंस क्या है? P। दूसरा वाला क्या है बेटा? इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर।
ठीक है, इसमें करंट कितना है बेटा, 3 एम्पियर है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 2। तो 8 हो जाएगा, 5p प्लस 6, तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू p, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 इक्वल्स टू p। सही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ p क्या आ रही है, 2 डिवाइड बाई 5, 0.4, p इक्वल्स टू 0.4 ओम्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास आंसर बन रहा है ए। अच्छा, द रीजन मैंने इस वाले पाथ को नहीं लिया क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है उसकी ईएमएफ अननोन है, वी डोंट नो अबाउट द ईएमएफ ऑफ दैट सेल, इसलिए मैंने पहले लूप में केवीएल लगा दिया। दैट वाज स्टेप नंबर 2। अच्छा जी, डायग्राम शो द सर्किट with a battery connected to resistor R. The battery has the initial internal resistance R. Second resistor identical to capital R is connected parallel with R. अच्छा जी, पैरेलल विद आर, यानी एक और रेजिस्टर लगा दिया है पैरेलल में। तो बेटा पैरेलल में क्या होगा हमारे पास, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगी तो ओवरऑल करंट बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो अगर ओवरऑल करंट हमारे पास यहाँ पर बढ़ रहा है तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो करंट यहाँ से फ्लो होगा उसकी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो एमीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी। अब पी डी अक्रॉस आर यानी E इक्वल्स टू V माइनस आई आर होता है ना। ठीक है बेटा, या आई स्मॉल आर को, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, तो आई स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा जी। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो वी स्मॉल आर आई आर के बराबर है। आर तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, करंट बढ़ गया तो वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, डी। Two identical wires X and Y, length L and radius R connected in parallel as shown. The total resistance of the combination is R1. सही है बेटा, वायर X is replaced with a wire of same material, यानी रेजिस्टिविटी दोनों वायर्स की हमारे पास बराबर होगी। ठीक है बेटा, विद लेंथ L, दूसरे वायर की लेंथ L है, सही है, एंड रेडियस है 2R। नाउ बेटा हमने क्या पढ़ा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेटा अगर रेडियस हमारे पास 2R है तो ए हो जाएगा पाई 4R स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया का फैक्टर हमारे पास 4 गुना आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास एरिया का फैक्टर 4 गुना आ रहा है तो रेजिस्टेंस का फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। तो बेटा हमारे पास ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये सिनेरियो बन रहा है, तो क्योंकि हमारे पास ये जो है पाई आर स्क्वायर ए पुराने ए के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, तो एरिया 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो अगर एरिया 4 गुना बढ़ गया तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगी, यानी हमारे पास R2 क्या होना चाहिए, R1 का 4 गुना कम। सही है बेटा, देखते हैं आगे क्या कहानी बनती है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन इज R2। अच्छा, वायर X, टू आइडेंटिकल वायर से XY of resistance, length L and resistance are connected in parallel, सही है, total resistance of the combination R1 था, सही है, वायर X को रिप्लेस कर दिया बेटा। अच्छा, एक काम हमें यहाँ पे करना है, थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी यहाँ पे बेटा, इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है ना हमारे पास यहाँ पे R1 थी, मतलब ये काम गलत नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी और वर्किंग कर लेते हैं। आर टी हमारे पास था R1। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको क्या सिखाया है, जब पैरेलल में हमारे पास एक जैसे रेजिस्टर लगे हुए हों तो क्या होता है बेटा, हमारे पास
कॉम्बिनेशन है हमारे पास R1, सही है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास R1 है तो X एंड Y, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ये था, वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया है सेम वायर से जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस 2R है। दो आइडेंटिकल वायर्स थे पहले, तो अगर इनकी टोटल रेजिस्टेंस R1 आ रही है हमारे पास, यानी हमारे पास सिनेरियो ये होगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास R थी, इसकी R थी, तो बेटा हमारे पास जो R1 आ रहा है ना, वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है, R/2 के, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट ओवर सम। तो R मल्टीप्लाई बाय R अपॉन R प्लस R अगर आप करते हो तो आपके पास R/2 आएगा, ठीक है। या जैसे आप 0.5 टाइम्स R कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो, मैं वापस रिपीट करता हूँ क्या हुआ है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर एक दूसरा वायर प्लेस किया है, ये वायर Y ऐसा ही रहा, ठीक है। और वायर X की जगह नया वायर आ गया जिसका एरिया 4 गुना है, इसका एरिया 4 गुना है, तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी बेटा, 4 टाइम्स लेस। तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 4 टाइम लेस R होगी, और इसकी रेजिस्टेंस R ही है, ठीक है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ओवर सम। देखते हैं क्या आंसर आएगा, 0.25 R इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और 0.25 R प्लस R 1.25 R हो जाएगा। तो बेटा R से R कटेगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, 0.25 डिवाइड बाई 1.25 क्या होगा, 0.2 R। तो R2 की वैल्यू हमें मिल गई। R1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, क्या आ रही थी, R1 की वैल्यू 0.5 R आ रही थी, और R2 की वैल्यू 0.2 R आ रही है, सही है। तो 0.5 R अपॉन 0.2 R, बेटा R से R कटेगा, एंड 0.5 डिवाइड बाय 0.2, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बेटा, 2.5, यानी डी आंसर है, 0.5 4.2 यानी 5/2 बन जाएगा, सही बेटा। तो वंस अगेन मैं नंबरिंग करके बता देता हूँ, दिस वाज आवर स्टेप 1, या इसको स्टेप 1 ले लो, शुरुआत से अगर हम चलें, दिस वाज स्टेप 1, दिस वाज स्टेप 2, दिस वाज स्टेप 3, एंड दिस वाज स्टेप नंबर 4, सही बेटा। इस तरह मैंने आपको स्टेप वाइज गाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया इसकी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल वायर हैं, तो एक वायर की रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी रेजिस्टेंस आर होगी। रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल सवाल है, इससे सवाल निकल सकते हैं। तो बेटा इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गई, R/2 यानी 0.5 R। मैंने आपको क्या चोर तरीका बताया, सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, अगर पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 0.5 R के बराबर आ गई। फिर उन्होंने बोला है इस वायर X को नए वायर से रिप्लेस कर दिया जिसका रेडियस 2 टाइम्स है, तो एरिया 4 गुना हो गया। एरिया 4 गुना हुआ तो हमारे पास सिनेरियो क्या हुआ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। एरिया 4 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गई, तो 4 गुना कम क्या होगा, क्वार्टर आर यानी 0.25 आर। तो बेटा अब हमारे पास वायर वायर वही है, वायर एक्स ये हो गया था, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, दो फाइनल कॉम्बिनेशन R2 है, उसका आंसर आ गया, एंड वी टुक रेशियो। डायग्राम शोज द करंट, सही है, in the parts of the electric circuit. Resistors are identical. Which equation is not correct? Okay बेटा, सही है, देखते हैं। I1 equals to I2 plus I4 plus I4। I1 हमारे पास करंट एंटरिंग द नोड equals to करंट लीविंग द नोड, सही है। I1
हमारे पास बराबर है I2 प्लस I3 के। और बेटा I3 और फर्दर डिवाइड हो रहा है हमारे पास किसमें, I4 प्लस R5 में, I5 में सॉरी। तो ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा हमारे पास, दूसरा हमसे बोल रहा है I2 I1 बराबर है I2 प्लस I3, सही है बेटा। तो I2 बराबर हो जाएगा I1 माइनस I3, ये बात भी सही कह रहा है, ठीक है बेटा। तीसरा हमारे पास है क्या, I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये देख लेते हैं बेटा। I2 I3 I4 I5, ओके, ये सेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा क्योंकि ये भी करंट लीविंग द नोड है, ये भी करंट लीविंग द नोड है, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर हो रहा है, ठीक है बेटा। एंड लास्ट देख लेते हैं बेटा हमारे पास I4 या I3 बराबर है करंट एंटरिंग द नोड, करंट लीविंग द नोड I4 I5, बेटा I4 क्या हो जाएगा I3 माइनस I5, सही बेटा। तो हमारे पास आंसर ये भी ठीक है। ना बेटा आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास सही आंसर हो गया, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। सो बेटा विद दैट हमें नॉट करेक्ट निकालना था, नो नॉट करेक्ट, द ओनली आंसर विच इज नॉट मेकिंग सेंस इज सी। डायग्राम shows sequence of radioactive decay involving alpha and beta electron, ठीक है बेटा। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड टी, देखते हैं बेटा। अल्फा डीके होता है तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। बीटा इलेक्ट्रॉन डीके होता है तो न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। देन अल्फा डीके हो रहा है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। अगेन अल्फा डीके हो रहा है, तो क्या होगा बेटा हमारे पास प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो टी कौन है बेटा 88 225 रेडियम, ठीक है बेटा। नाउ कह रहे हैं बेटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the neutral atom of isotope of plutonium is changed to produce a charge ion, okay, W। तो बेटा बोल रहे हैं W का ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है, तो W का हमारे पास ओवरऑल चार्ज है प्लस दिस, यानी W हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो प्लस इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है बेटा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डज डब्ल्यू हैव, तो बेटा प्रोटॉन तो सेम होंगे, जो पहले 94 थे 94 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने थे बेटा 239 माइनस 94 विच इज 145, ठीक है बेटा। एंड इलेक्ट्रॉन इज 1 लेस, पहले 94 थे अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है तो 93, तो 39 का ए आंसर है। व्हाट इज लेप्टॉन, कौन सा पार्टिकल यहाँ पे लेप्टॉन है, मीजॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन लेप्टॉन है, प्रोटॉन नहीं है, क्वार्क तो अलग ही फैमिली है, तो बेटा आंसर है बी। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पेपर इन टाइम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स।